तो हम लोग पिछले क्लास में बीवीटी पढ़ रहे थे और बीवीटी के हम लोग 3 कंसेप्ट को कवर कर लिए थे, जिसमें हम आपको बीवीटी के कंसेप्ट क्या क्या है उसके थ्योरम है, उसको बता रहे थे कि उसकी कौन कौन सी थ्योरी उस पर काम करती है। और बीवीटी के जो कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं, उसका क्या मेन इंपॉर्टेंस होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो उसमें कुछ पॉइंट हमारे बच गए थे, उसको लिख लीजिए। लिखिए थर्ड पॉइंट में, क्योंकि थर्ड पॉइंट हम लिखवाए थे उसमें कुछ बचा हुआ था, तो उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। लिखिए उसको तीसरे पॉइंट में कि द डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द, या आप ये काम करिए पहले पॉइंट से लिखना शुरू करिए ताकि सीधा आपका वीवीटी करके आपको प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। आप सीधा, जिन लोगों का पहला लेक्चर छूट गया होगा आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, उसमें पहले लेक्चर का लिंक दिया रहेगा, वहां से आप कर सकते हैं। तो आप सीधा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हेडिंग डाल के, अगर छूट गया होगा तो आप पीछे का लेक्चर देख लीजिएगा। तो तक हम यहां से बताना शुरू करते हैं। इसमें लिखिए पहला पॉइंट, द सेंट्रल मेटल or ion, the central metal or ion in the complex provide a number of empty orbital for the formation of coordinate bond for the formation of coordinate bond with suitable ligands the number of empty orbital provide in equal to coordination number of central metal ion, दूसरे पॉइंट में लिखिए a number of sp and d atomic orbital of metal hybridized to give a set of new orbitals of equivalent energy is called hybrid orbital, is called hybrid orbitals. These hybrid orbitals are directed according to different geometry of the complex, such as octahedral, tetrahedral, square planar, trigonal planar, etc. थर्ड पॉइंट में लिखिए द d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, द d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन may be either n-1 d orbitals और आइदर के बाद आप इनर जोड़ लीजिए, आइदर इनर n-1 d ऑर्बिटल्स और आउटर nd ऑर्बिटल्स। अभी आज हम क्लियर करेंगे कि यह इनर और आउटर की क्या कंसेप्ट है।
outer and d orbitals. Thus, in the case of octahedral hybridization, the orbital may involve sp3d2 or d2sp3. d2sp3 hybridization. चौथे पॉइंट में लिखे each ligands has at least one orbital. Each ligands has at least one orbital containing a lone pair of electron to overlap with the hybrid orbital of the ligands. Hybrid orbital of the metal. पांचवा पॉइंट में लिखिए the empty hybrid orbital of the metal ion involve with filled orbital of ligands to form a covalent sigma bond. लिगेंड से मेटल की तरफ कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड. और छठा पॉइंट पे लिखिए इन एडिशन टू अ सिग्मा बॉन्ड there is also possible to form a pi bond. तो इतनी कहानी क्या है, कहा कि जो भी हमारे पास डीवीटी पिछले क्लास में हमने सिखाया था कि हमारे पास अगर मान लीजिए कि कोई मेटल है जिसके पास अगर ये वैकेंट फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास मिल रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और यहां पर अगर कोई लिगेंड्स है जो कि ये फील्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर रखा है, ये मेटल आयन जब भी होगा वह डी ब्लॉक का होगा और ये एस और पी का होगा, नहीं तो दोनों एस का होगा या दो पी का होगा, या तो मेटल होगा जनरली एक होगा तो एस ब्लॉक का भी हो सकता है. तो जनरली जो भी हमारे पास लिगेंड्स होते हैं वह जनरली पी ब्लॉक के लिगेंड्स होते हैं, नहीं तो एस और पी दोनों मिला के होते हैं. जैसे में H2O तो यहां पर हाइड्रोजन एस ब्लॉक का मेंबर होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो पी ब्लॉक का मेंबर होता है. NH3 यहां पर नाइट्रोजन जो होता है वह पी ब्लॉक का मेंबर होता है और हाइड्रोजन यहां पर एस ब्लॉक का मेंबर होता है. कार्बन मोनोऑक्साइड CO तो कार्बन जो है पी ब्लॉक का मेंबर, ऑक्सीजन भी पी ब्लॉक का मेंबर होता है. तो यहाँ पे जो भी एटम्स यहाँ पर लिगेंड्स के रूप में काम करेंगे, वो लिगेंड्स जो होता है जब आपस में मिलते हैं, मतलब अपना ये लोन पेयर की जब ये शेयरिंग करता है, तो ऐसी स्थिति में जो मेटल आयन यहां से लोन पेयर की जो शेयरिंग करता है तो एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है. क्या करता है? एक नए ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन करता है जहां से ये लोन पेयर की शेयरिंग होती है, और लोन पेयर के शेयरिंग होने के बाद एक नए ऑर्बिटल का निर्माण होता है. तो कहते हैं कि जब दो डिफरेंट ऑर्बिटल जहां पर जो S और P ब्लॉक का ऑर्बिटल या D ब्लॉक का ऑर्बिटल जो होते हैं आपस में मिलकर एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो नए ऑर्बिटल होते हैं इसे हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं. तो आपको याद होगा हमने पिछले क्लास में सीखा था इसकी कंसेप्ट. अब कहते हैं कि जो हमारे पास मेटल के साथ जो लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं, मतलब जो हमारे पास मेटल है और इसके साथ जो भी लिगेंड्स अटैच्ड होंगे, ध्यान रहेंगे लिगेंड्स जो आप पिछले आपको बार बार हम रिपीट कर रहे हैं
कि अगर आपकी कंसेप्ट छूट गई है तो आप परेशान ना हो। अगर आप सेकंड ईयर सही से नहीं पढ़े हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया होगा फर्स्ट सेकंड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर का, उसमें लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से भी देख सकते हैं। बहुत आसानी से सारी चीजें उसमें आपको मिल जाएगी। तो डी ब्लॉक के लेक्चर आप देख लेंगे तो आपको लिगेंड्स और सारी चीजें के बारे में आसानी से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि जो हमारे पास मेटल्स होता है, मेटल के साथ जो लिगेंड्स होता है वह इसके साथ डायरेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ठीक है, अब हमारे पास जो भी ये बाइंडिंग अटैचमेंट होता है, ये मेटल अपने लोन पेयर के साथ अटैच्ड होते हैं। मतलब अपना लिगेंड्स जो होता है अपने लोन पेयर के साथ जब ये अटैच्ड होगा तो ऐसे स्थिति में अटैचमेंट, ये लिगेंड्स है और ये मेटल है, लिगेंड्स और मेटल के बीच में एक तरह की अटैचमेंट जो होगी वो जनरली एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अब मजेदार बात यहां पर यह है कि जो मेटल हमारे पास है, खासकर ये मेटल जो होते हैं वह डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि मेटल हमेशा डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनता है, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है, उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में मेटल जो यूज करेंगे वो हमेशा डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि जो अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल के साथ जो लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है, जो मेटल के साथ लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं, तो जो मेटल है इससे हम लोग आगे चलकर सेंट्रल एटम के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? सेंट्रल एटम। आपको ज्यादा दिक्कत हो रही होगी, हम चूंकि ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे यहां पे, तो आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की भी लिंक को आप देख सकते हैं, वहां कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी अच्छे तरीके से आपको बताई गई है। तो यहां पे क्या है कि जो सेंट्रल एटम है वो क्या है? मेटल है। और सेंट्रल एटम से जो एलिमेंट्स, वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, एलिमेंट में क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, फ्लोरीन हुआ, ठीक है, तो ये जितने भी एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, NH3 हो गया, CO हो गया, CO2 हो गया, सॉरी C2O2 हो गया, या आपका क्या कहते हैं H2O हो गया, तो ये जितने भी आपको कंपाउंड दिखे जो इस मेटल से डायरेक्ट रूप से अटैच्ड है वह लिगेंड्स होते हैं। और ये लिगेंड्स जो होते हैं, जो इनकी संख्या होती है, गौर से समझिएगा, सेंट्रल मेटल से जितने लिगेंड्स यहां पर अटैच्ड होते हैं वह संख्या इस कॉम्प्लेक्स यानी इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। नहीं समझ में आई बात? फिर से समझाते हैं आपको कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। हमने कहा कि सेंट्रल एटम के साथ अगर हमारे पास ये मेटल है, जैसे में अगर आपको एग्जांपल दे दे K4FeCN6, ठीक है, तो यहां पे दो तरह के लिगेंड्स है, एक ये लिगेंड्स और एक ये लिगेंड्स है। तो कहते हैं कि जो सेंट्रल एटम यहां पर Fe ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। हमने कहा कि अगर कंपाउंड में जहां डी ब्लॉक का एलिमेंट्स बड़े ब्रैकेट में दिखाई दे वो सीधा नाम देना उसको, वो कहना कि ये कुछ नहीं है, सेंट्रल एटम है। ठीक है, तो कहा कि जो हमारे पास से सेंट्रल एटम मिला और सेंट्रल एटम से जितने लिगेंड्स यहां पर अटैच्ड होते हैं, सेंट्रल एटम से जितने लिगेंड्स यहां पर अटैच्ड होते हैं वह लिगेंड्स की संख्या इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। आई बात समझ में? तो इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6, क्योंकि यहां पर 6 एलिमेंट जो लिगेंड्स है इससे डायरेक्ट रूप से अटैच्ड है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि इसके साथ जितना नंबर अटैच्ड होता है वह कहलाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा ऑक्सीडेशन नंबर से। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट्स को अपने ऑक्टेंट या डुप्लेट पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन इसे देना पड़ता है या उसे
लेना पड़ता है वह नंबर उस कंपाउंड या उस एलिमेंट्स का, जो पार्टिकुलर एलिमेंट्स का निकालते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। दोनों कंसेप्ट बिल्कुल अलग अलग है। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर में इलेक्ट्रॉन की बात होती है, और यहां पे जो है लिगेंड्स कितनी संख्या में इससे अटैच्ड है, कितने लिगेंड्स इसके साथ लोन पेयर शेयरिंग किए हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेंट को पूरा करने के लिए जितने नंबर में पाए जाते हैं वह कहलाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, अगर मान लीजिए कि फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो उसे आप x मान लीजिए, ठीक है। यहां पर फेरस का निकालना है तो हम x मान लिए। तो ऐसे कंडीशन में जब आप फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना हो तो जिसका निकालना होता है उसे क्या मानते हैं, x। तो पोटेशियम चूंकि 1 पर काम करता है तो 1 गुणे 4, फेरस का निकालना है, साइनाइड का -1 होता है इंटू 6 इजकल टू कितना, 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो 4 प्लस x माइनस 6 इजकल टू 0, x माइनस 2 इजकल टू 0, x इजकल टू +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये जरूरी नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास यहां पर कंपाउंड बना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अलग और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों कंसेप्ट अलग अलग होते हैं। कई बार ये बच्चे हमसे पूछते हैं कि क्या जरूरी है कि आप हमेशा Fe को ही x मानेंगे। तो याद रखेंगे, जिस एलिमेंट्स का हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है हम उसको x मानते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास K2SO4 है और यहां पे सल्फर का निकालना है। कई बार बच्चों का क्वेश्चन होता है कि जैसे हम लोग निकालते हैं, अगर कोई कंपाउंड हमको दे दिया K4FeCN6SO4 यहां दे दिया जाए तो SO4 को लोग कहते हैं कि आप -2 मान लेते हैं, क्यों। तो यहां पे क्या होता है कि जो हमारे पास निकालना होता है उसको हम x मानते हैं। अगर मान यहां पर सल्फर का ही निकालना हो तो क्या करेंगे, इससे हम x मानेंगे। तो 2 इंटू 1 प्लस x, 4 इंटू -2 इजकल टू 0। तो यहां पे 2 प्लस x माइनस 8 इजकल टू 0, तो x माइनस 6 इजकल टू 0, x इजकल टू +6। तो यहां पे सल्फर +6 पे काम करता है। तो जब यहां पर सल्फर कितने पे काम किया, +6 पे काम किया। अगर यहीं पर K2SO4 में अगर पोटेशियम का निकालना होता तो क्या लिखते, 2 इंटू x और प्लस सल्फर का निकाले कितना 6, और ऑक्सीजन का होता है -2 इंटू 4 इजकल टू 0। तो 2x और +6 -8 इजकल टू 0, तो 2x - 2 इजकल टू 0, 2x इजकल टू 2, x इजकल टू कितना 2/2 इजकल टू 1। हमने कौन सा पाप किया, यहां पर पोटेशियम का 1 मान लिया। अगर इसी K2SO4 में अगर हमें ऑक्सीजन का निकालना हो तो जरूरी नहीं है कि केवल एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स का एक ऑक्सीडेशन नंबर, आप जो भी कंपाउंड दिया है किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट्स का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। यहां अगर ऑक्सीजन का निकालना हो तो पोटेशियम का भी 1 निकाले हैं, 2 इंटू 1, सल्फर का यहां +6 निकाले हैं, ऑक्सीजन का निकालना है उससे हम x मान ले इक्वल टू कितना 0। तो कितना हो गया 2 + 6 + 4 इंटू x इक्वल टू 0, तो 8 और +4x इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू, या आप 8 को उधर भेजो तो 4x इक्वल टू -8, x इक्वल टू -8/4 इक्वल टू -2। तो ऑक्सीजन इस पर कितना पे काम करेगा, -2 पे। कभी कभी हम लोग बात करते हैं कि सर आप SO4 को आप एक ही बार में, कभी कभी हम लोग मानना शुरू करते हैं तो इससे हम लोग सीधा -2 मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप इसको तोड़ोगे, मान लो कि अगर हमें सल्फर का ही पूरे का निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर हमें पूरा SO4 का निकालना हो, K2SO4 इक्वल टू SO4 में से पूरा SO4 का निकालना हो, तो इसका 2 तरीका है। इसे ब्रेक करोगे तो 2K प्लस और SO4 क्या 2 माइनस, ये भी तरीका है। नहीं समझ में आए तो पूरा SO4 का x मान लो, तो कितना होगा 2 इंटू 1 प्लस x इक्वल टू 0, तो 2 प्लस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। हमने कौन सा पाप किया कि SO4 को -2 मान लेते हैं।
तो ये कंसेप्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर का कंसेप्ट और ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट बिल्कुल अलग होता है। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है एलिमेंट्स के नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन जो ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए जरूरत पड़ते हैं, वह नंबर ऑक्टेंट हो या डुप्लेट हो तो वह नंबर उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। पर कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या होता है कि सेंट्रल मेटल के साथ जितने भी लिगेंड्स अपने लोन पेयर के साथ अटैच्ड होते हैं, वह नंबर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ध्यान रहे, सेंट्रल मेटल से डायरेक्ट अटैचमेंट, इधर भी एक लिगेंड्स है पर ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर आगे चलकर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ज्योमेट्री डिसाइड करता है। बड़े इंटरेस्टेड बात है, ध्यान रखेंगे। ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ज्योमेट्री डिसाइड करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई भी कंपाउंड हो, आप 2-3 कंसेप्ट आप हमेशा याद रखो। चलो हम उसको एक चार्ट से समझा देते हैं कि कौन से कंसेप्ट आपको कब याद रखनी है, जिससे आपको आसानी से बेनिफिट होगा और आप कंपाउंड को आसानी से बना सकते हो। मान लीजिए कि आपको कोई एलिमेंट्स दिया जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे हम कि CuNH3 का होल ट्वाइस माइनस, ठीक है, एक कंपाउंड आपको दे दे, या यहां पर अगर कंपाउंड दे दे CuCN का होल ट्वाइस माइनस, ठीक है, या एक कंपाउंड दे दे AgNH3 का होल ट्वाइस माइनस। कोर्स देखिए, यहां पर सेंट्रल एटम के साथ यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2। ठीक है, आप ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, यहां पर -1 पर ये 0 पे काम करता है, नहीं कि कॉपर +1 पर हो गया। यहां पर क्या होगा, सॉरी -1, यहां पर जो भी एलिमेंट्स अटैच्ड होगा वो कौन सा एलिमेंट्स वो भी डिसाइड करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर मिल गया, ठीक है, अब ये जो कोऑर्डिनेशन हमारे पास मिला, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास किस हिसाब से, सॉरी यहां पे प्लस होगा क्योंकि +1 पर, एक काम करो कंफ्यूज कर जाओगे कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर -1 पर, यहां पर भी ले लो प्लस में, ठीक है, बेहतर होगा, क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि जब ये कॉपर जो होता है यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 1 पे काम करने लगा, यहां पर कॉपर भी +1 पर कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां पर भी क्या +1 पे। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल समझाएं, ये प्लस का मतलब क्या हुआ कि यहां पे कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जुड़ा हुआ है, मतलब ये CuNH3 का होल ट्वाइस Cl, ये कंपाउंड है। जब ये से ब्रेक करेंगे तो बनेगा CuNH3 का होल ट्वाइस, ये प्लस और Cl क्या माइनस, ये है इसका कंपाउंड। हम आयनिक फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। नहीं बिलीव है तो अगर यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, NH3 हमेशा 0 पे काम करता है, तो X + 0 × 2 और क्लोरीन का -1 = 0, तो X - 1 = 0, X = +1। अगर आपको इसका निकालना हो तो X + 0 × 2 = +1, जितना चार्ज होता है बगल में लिखाता है, तो यहां से X = कितना +1। तो आप किसी भी इस तरह से आपको फायदा होता है कि आप डायरेक्ट रूप से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां Cn -1 पे काम करता है, -1 × 2 = -2, और इधर से जाएगा तो हो जाएगा +2, घटेगा तो 1, यानी कॉपर भी यहां पर कितना +1, मतलब सबका यहां ऑक्सीडेशन नंबर जो है +1 पे काम किया। मतलब कि यहां पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ और ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1, मतलब ये हमारे पास एक मेटल आए हैं और यहां पर एक लिगेंड्स, दूसरा लिगेंड्स यहां पे है, मतलब इनके बीच का जो एंगल बनेगा वह 180 डिग्री होगा, और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर। और जब लीनियर बन गया तो यहां से
हाइब्रिडाइजेशन जो मिलता है, जो हाइब्रिडाइजेशन मिलता है वह होता है sp। तो आप बिना किसी एक्सेप्शन का हमेशा याद रखेंगे कि जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 हुआ, वह कंपाउंड हमेशा लीनियर होगा और उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp होगा, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये पहला कंसेप्ट हो गया। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई दूसरा कंपाउंड दिया जाए, जैसे में आपको हम एग्जांपल दें, जैसे में आप ले लीजिए ZnCl4 2-, ZnCl4 2-, या NiCO2 का CO2 का होल स्क्वायर 0, NiCO4 का यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो गया 0। यहां पे उसके बाद और एग्जांपल आप ले लीजिए, यहां पर निकिल जो होता है +3 पे काम करता है, सॉरी निकिल जो होता है +2 पे काम करता है। यहां एक और ले लीजिए, आप मान लीजिए कि हमारे पास एग्जांपल हो जाए CuX4 2-, यहां X बराबर जो होता है वह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। ठीक है, खासकर फ्लोरीन बहुत कम पार्टिसिपेट करता है, इसलिए आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को लेकर पढ़े। ठीक है, या ZnNH3 का होल स्क्वायर प्लस NH3 का होल 4, यहां संख्या बढ़ा दीजिए 2-, यहां ले लीजिए 2+। तो इस तरह के जो हमारे पास कंपाउंड है, जरा गौर से देखिए ऐसे कंपाउंड को। इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे है? 4 है। और जरा गौर से देखिए, ऐसी स्थिति में जो भी हमारे पास कंपाउंड हमको दिखाई देता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वह 4 मिला, तो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मिलेगा तब आप सेंट्रल लिगेंड्स को देखना, सेंट्रल एटम के बाद जो लिगेंड्स है उसको देखना। अगर ये लिगेंड्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, जो लगते हैं कि ये क्या करेंगे, मेटल के साथ जुड़कर रिपल्सन क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ये मेटल है, ये लिगेंड्स हैं, और ये लिगेंड्स के बीच में अगर रिपल्सन क्रिएट करना शुरू कर दिए, तो जब ये रिपल्सन क्रिएट करेगा तो ऐसे स्थिति में इसको फोर्स देगा, ये इसको फोर्स देगा, ये इसको फोर्स देगा, ये इसको फोर्स देगा, मतलब कि ये हमारे पास मेटल होगा, इनके बीच में जो होगा वह क्या होगा, रिपल्सन फोर्स क्रिएट होगा। और जब रिपल्सन क्रिएट होगा तो ऐसे कंडीशन में इनके जो बाइंडिंग हो गए वो क्या करेंगे, पूरे के पूरे चेंज कर जाएंगे। और जब बाइंडिंग चेंज करते हैं तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वह 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाता है। और आपको पता है कि जिसका 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाता है वह कहलाता है टेट्राहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन sp3। मतलब कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा उसका केस नंबर फर्स्ट होगा कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लिगेंड्स के साथ जुड़ा हुआ है तो वहां पर क्या मिलेगा, sp3। लेकिन यहीं पे अगर न्यूट्रल लिगेंड्स अटैच्ड हो, ज्यादा हाई प्रोफाइल लिगेंड्स हमको ना मिले, जैसे में NiNH3 का होल 4 2+, या NiCN4 का 2-, या कॉपर NH3 का होल 4 2+, ये एलिमेंट्स जो होते हैं इनके बीच में काफी कम रिपल्सन फोर्स क्रिएट कर पाते हैं, जिसके चलते ये मेटल आयन ये लिगेंड्स के साथ कुछ इस तरह से अटैच्ड होते हैं। आप एक काम करिए, ये आपका मेटल आयन है, ये आपका लिगेंड्स है, और ये इस तरह से अटैच्ड होते हैं कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। हम आगे सिखाएंगे, आप चिंता मत करिए, बीबीटी में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसका ज्योमेट्री बनाकर।
मतलब कि यहां पे जो sp3 मिला और यहां का जो हाइड्रोजन मिलता है वो dsp2 मिलता है। कैसे होता है हम आगे सिखाएंगे आपको, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। उसके लिए हम एक पार्टिकुलर लेक्चर बनाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए कैसे कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें आप इस कंसेप्ट याद रखें कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे दो हाइब्रिडेशन मिलेगा, एक होगा sp3 और एक होगा dsp2। जहां sp3 होगा वह टिड्डी शेप का होगा यानी टेट्राहेड्रल होगा, और जहां dsp2 होगा वह स्क्वायर प्लेनर होगा। कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर होगा। तो ये मिल गया हमको अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर कुछ अदर तरह के कंपाउंड दे दे, ये कंपाउंड काफी मार्केट में उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होते, लेकिन फिर भी पढ़ना है तो बताना पड़ेगा ही। जैसे मैं अगर कंपाउंड ले ले CuCl5 2- या FeCO का होल 5 0। गौर से देखिए ये सारे एलिमेंट्स के पास जो है 5-5 लिगेंड जुड़े हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 5। और जहां पर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 5 दिखाई देगा मतलब ये मेटल है, ये लिगेंड्स, ये लिगेंड्स, ये लिगेंड्स, ये लिगेंड्स और ये लिगेंड्स, ठीक है। मतलब जो अटैचमेंट होगा इनकी कुछ इस तरह की होगी। जहां पे जो लिगेंड्स की अटैचमेंट है, जहां पर यहां से यहां तक इसके बीच का 90 डिग्री और यहां से ये बनता है 120 डिग्री। मतलब कि 3 एंगल जो होगा उसमें 120 डिग्री का और 2 एंगल जो होगा वह 90 डिग्री का। और इस तरह की जो ज्योमेट्री हमारे पास मिलती है उसे हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जिस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 है तो वह हमेशा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाएगा। और जहां पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की बात आती है हाइब्रिडाइजेशन हमेशा dsp3 होता है, ठीक है। अब इसके बाद से कुछ मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे कंपाउंड मिल जाए जो थोड़ा सा हट के हो, जैसे में MnCN6 3-, ठीक है, या SF6 या स्कैंडियम SCF6 3-, या CONH3 का होल 4 3-, CONH3 का होल 6 3+ ले लो, चलो CONH3 का होल 6 3+। मतलब ये जितने भी आपको कंपाउंड दिख रहे हैं इन सभी के कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वह 6 है, ठीक है। तो ये जितने भी आपको मिले सबके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं? 6 है। और यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका 6 होता है यहां पर भी 2 केस बनते हैं। एक बनता है आउटर ऑर्बिटल और एक होता है इनर ऑर्बिटल। इसका कंसेप्ट क्या है हम आगे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अगर जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 6 बनता है तो ये कहलाता है आपका इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल और ये कहलाता है आपका sp(d2sp3)। इनर के ऑर्बिटल का कंसेप्ट है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन में n-1d, याद करो हम चौथा पॉइंट लिखवाए थे, चौथा ही पॉइंट था या तीसरा पॉइंट n- की दिए गए ऑर्बिटल में 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। तीसरा ही पॉइंट था कि एक था n-1d और एक होता है nd। अगर इनर ऑर्बिटल हुआ तो n-1d मतलब कि पहले का d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। इसी को आगे चलकर हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी पढ़ते हैं। और अगर आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे, जैसे में अगर एग्जांपल आप लोग COF6 3- COH2O का होल 6 2+ या FeF6 3-। अगर ऐसे कंपाउंड मिल जाए, या आपको एक और एग्जांपल ले लीजिए NiNH3 का होल 6 2-। ये भी देखिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वह 6 है,
इन कंपाउंड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने के बावजूद भी क्या होते हैं, ये भी ऑक्टाहाइड्रल है। पर ऑक्टाहाइड्रल में यहां पर कहलाता है आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहाइड्रल। और ये आउटर ऑर्बिटल का मतलब हुआ कि जो ये डी यहां पार्टिसिपेट किया है, ये डी जो होता है बाद में पार्टिसिपेट करता है, मतलब sp3d2। यहां डी आउटर में पार्टिसिपेट किया तो आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहाइड्रल, और जहां इनर में होगा उसे इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहाइड्रल। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में पूछे, अगर स्पेसिफिक ना करे कि आउटर है कि इनर है, तो आप रिस्क ना लें। कंपटीशन में बैठेंगे, जब फाइनल ईयर के पेपर देने के बाद आप बीएचयू का या विद्यापीठ का किस तरह के एग्जामों में आप बैठेंगे, तो वहां पर आपसे सीधा पूछेगा कि मान लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स दे दे और पूछे कि आप बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका ज्योमेट्री क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस कोऑर्डिनेशन नंबर देखना कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो उसका शेप जो होगा वह लीनियर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो उसका शेप जो होगा वह कैसा होगा, टेट्राहाइड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, कभी कभी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 पर पूछता है तो उसका याद रखना ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो उसका जो होता है कैसा होता है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, और जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर ये 5 का हो गया, और कोऑर्डिनेशन नंबर जहां पर 6 होता है, 6 का 2 केस बनता है। एक होता है sp3d2, इसका होता है आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहाइड्रल, और इसका होता है इनर ऑर्बिटल d2sp3। लेकिन आपको कंसेप्ट क्या याद रखना है कि यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का ज्योमेट्री जो होता है वह ऑक्टाहाइड्रल होता है। अगर स्पेसिफिक नहीं किया तो आप ऑक्टाहाइड्रल याद रखेंगे, स्पेसिफिक कर दिया तब आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहाइड्रल याद रखेंगे। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल होगा तो वह होगा sp3d2, और इनर ऑर्बिटल होगा तो वह होगा d2sp3। आपको हम एक एग्जांपल करा के दिखाते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसका एप्लीकेशन करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम वीवीटी थ्योरी का एप्लीकेशन करते हैं। अभी हमने कहा कि यहां पर कंफ्यूजन होता है कि आउटर कब होता है, इनर कब होता है। हम सोचे पहले उसी को एक्सप्लेन कर दें। तो कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आकर दे दिया जाए CrNH3 का, CrNH3 का होल 6 3+। ठीक है, तो आप यहां पर क्रोमियम का कहानी लेकर सीखना है। तो हम यहां पहले सीखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। मतलब कि जो एलिमेंट्स हमारे पास 3 कोऑर्डिनेशन नंबर पे काम कर रहा है। आप हमेशा याद रखिएगा कि सेंट्रल मेटल आयन जो होगा कभी भी निगेटिव कोऑर्डिनेशन नंबर पे काम नहीं करेगा। ये नहीं कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू जो यहां पे सेंट्रल मेटल आयन है, और खासकर ये जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम जनरल क्रोमियम देखें तो एटॉमिक नंबर होता है इसका 24। मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4 10 20 24। मतलब कि आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये हो गया आपका 3d4 और 4s2। ठीक है, अब यहां से अगर देखें तो अगर आप d ऑर्बिटल का डायग्राम बनाएं, ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, तो यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो हमारे पास एक चीज और यहां पर क्रोमियम आपको याद होगा, ये तो 4s2 3d4 तो बन गया, लेकिन क्रोमियम जो होता है वो अफबाउ रूल का एक्सेप्शन है।
कहता है कि डी ऑर्बिटल में अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड होने में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो क्या करता है, अपने पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। मतलब इसका रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। मतलब कि ऐसी स्थिति में हमारे पास आ गया 3d5 और 4s1। मतलब कि ये आपके पास अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 और ये आपका एक इलेक्ट्रॉन। इधर की तरफ आपका मान लीजिए कि ये 4p है, 3 इलेक्ट्रॉन लेकर, 3 ऑर्बिटल लेकर। तो अगर गौर से देखें, अगर ये क्रोमियम +1 पर बना तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट करेगा। मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन बच गया और ये वैकेंट हो गया। ध्यान रखिए कि हमारे पास लिगेंड्स कितने हैं, 6 हैं। मतलब हमारे पास 6 लोन पेयर, हमको 6 लोन पेयर भरने के लिए हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। ध्यान रखेंगे ये बात को। जब Cr+ पर गया, जब Cr2+ पे जाता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है Cr2+, इसलिए Cr2+ मोर स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। और जब डिफिकल्ट होगा तो ऐसी स्थिति में जब हम मान लीजिए कब इलेक्ट्रॉन तो निकालना ही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, यहां से हम इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही। जो यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन था वह कितना हुआ, 4, और ये वैकेंट है और ये है आपका p का ऑर्बिटल। अगर यहां से Cr3+, अब आ गई Cr3+ की कहानी, तो यहां पे जब Cr3+ होगा तो ये हमारे पास ऑर्बिटल हुए। मतलब कि जब एक इलेक्ट्रॉन और जाएगा तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन वैकेंट बचा। अब Cr3+ पे तो आ गया। अब यहां से हमको निकालना है लिगेंड्स की संख्या कितनी है, 6 लिगेंड्स। जब 6 लिगेंड्स हैं तो हमें 6 लोन पेयर भरने हैं। तो लोन पेयर में अब हमें 6 ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल खाली हो गया अब उसका लोन पेयर देखना शुरू करेंगे। मतलब यहां पर एक लोन पेयर, अगर हम यहां पे लोन पेयर भरना शुरू करें तो लोन पेयर नंबर 1, लोन पेयर नंबर 2, 3, 4, 5 और ये क्या, 6। मतलब यहां पे 6 लोन पेयर भर गए। तो ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन में ये आपको कौन सा है, कौन सा ऑर्बिटल है, ये 3d, और ये क्या है 4s, और ये क्या 4p। तो लास्ट नंबर क्या है 4, मतलब n = क्या है 4। तो यहां पर ऑर्बिटल देखेंगे तो n-1 इंटू डी, मतलब 4 - 1 इंटू डी मतलब क्या 3d। जरा देखिए तो ये इनर ऑर्बिटल यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं। तो डी के कितने ऑर्बिटल हैं, यहां पे आप अगर गौर से देखें तो डी के कितने ऑर्बिटल हैं, 2 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल जो है s का है और p का जो है वह 3 ऑर्बिटल है। तो यहां पे d का 2, s का 1, p का 3, तो हो गया d का 2, s का 1 और p का 3, तो हो गया D2sp3। आई समझ में बात, मिला कैसे D2sp3, मतलब 2 ऑर्बिटल अंदर का, एक s का और p का 3, मतलब यहां पार्टिसिपेट किया। इसे कहते हैं हम लोग इनर ऑर्बिटल। और जब ये इनर ऑर्बिटल होगा तो बना क्या चीज D2sp3। तो इसका अगर ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे तो कहेंगे हम लोग इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। समझ में आया कहानी। अब जरा यहां से इस कंपाउंड का नेचर भी डिसाइड कर ले कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। आपको कंसेप्ट बताया गया है कि डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का। डाया मतलब, डाई मतलब होता है 2, ऐसे याद रखो। डाई मतलब क्या, 2। तो जहां पे ऑर्बिटल में अगर लास्ट ऑर्बिटल जहां पे लोन पेयर भर दिए, जहां पे आप लोन पेयर भर दिए और लोन पेयर भरने के बाद अगर आप यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कहीं पर भी अगर अनपेयर्ड है, एक भी अनपेयर्ड हो गया
तो वो कहलाएगा पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर पूरी कहानी पेयर्ड है, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इसमें, लोन पेयर को नहीं देखना है, ये जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या, अगर यहां पर अगर पूरे लोन पेयर भरे रहते हैं, यहां पर पेयर होते हैं पूरा, तो वह कहलाता है डायामैग्नेटिक। लेकिन अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वह कहलाएगा पैरामैग्नेटिक। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, क्योंकि ये पूरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहलाएगा पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स या पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। तो आप दो चीज डिसाइड कर लिए कि इसका नेचर हो गया पैरामैग्नेटिक और हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3। क्लियर हो गया कि आप इस तरह से आप डिसाइड कर लेंगे कि कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और हाइब्रिडाइजेशन के बाद उसकी ज्योमेट्री क्या होगी और ज्योमेट्री के साथ में उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, वह पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा, क्योंकि हमको दो ही प्रॉपर्टी पढ़ना है, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक।